हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज 25/8/2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है। तो उसके हम जीएस के क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए, जीएस के क्वेश्चनों की शुरुआत होती है 113 नंबर से। और 113 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो देखिए, 2016 का पूछा गया है, थोड़ा कठिन है, लेकिन आपको पता है इस समय जो है वृद्धि दर रही थी, और वो आंसर हो जाएगा आपका 8% हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8%। 8% हो जाएगा आंसर। तो ए आंसर हो जाएगा 8%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश पूछा गया है, पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगते हैं 500 सेकेंड, या कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। तो इसका सी आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड हो जाएगा। और हमने अभी पिछली क्लास में आपसे क्वेश्चन ये पूछा भी था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो यदि आ जाए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सूर्य का पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, कह रहा है भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। तो संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से, यानी आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यदि संघीय व्यवस्था होती तो कनाडा से हो जाती, तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, यानी ब्रिटेन हो जाएगा संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, यम पीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो देखो, यम पीसी का पूर्ण रूप होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी डी हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। तो देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की बात की गई। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की बात की गई है। तो सुत्त पिटक में जो है गौतम बुद्ध के उपदेश हैं, और इसको लिखा था उनके शिष्य आनंद ने। जबकि विनय पिटक में जो है बौद्ध संघ के नियम हैं या आचार नियम है, और इसको लिखा था जो है उपालि ने। और जबकि तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, उसमें बौद्ध दर्शन की बात की गई, और उसको लिखा था जो है मुगलपुत्र तिस्स ने। तो यहाँ पे विनय पिटक पूछा गया, तो इसमें बौद्ध संघ के नियम या बौद्ध धर्म में प्रवेश के नियम हैं, या कह सकते हैं कि बौद्ध संघ के नियम हैं इसमें बताए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जीडीपी डेटा की गणना, जीडीपी डेटा की गणना, सॉरी, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है। तो इसके लिए जिम्मेदार है आपका हो जाएगा एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो, रूसी लेखक पूछा गया है, तो आपको रूसी लेखक का नाम यहाँ पे ध्यान रखना होगा, और ये किताब लिखी थी फ्योडोर दोस्तोवस्की ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लाओस की राजधानी, देखिए राजधानी हर पेपर में आ रहा है, तो लाओस की राजधानी हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा वियंतियाने। ठीक है। जबकि नेपाल की काठमांडू है, पेरू की लीमा हो जाएगी। ठीक है। तो लाओस की राजधानी होगी वियंतियाने हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू
और पूर्वानुमति व्यापार के लिए जिम्मेदार है। तो व्यापार से संबंधित तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। और आपको पता है WTO का गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 को। यदि आ जाए इसका पहले क्या नाम था, तो इसका पहले नाम था गैट। और WTO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन DC में हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 122 नंबर देखते हैं। कह रहा है भारत में मोबाइल फ़ोन पर GST दर क्या है। तो देखिए मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो आपको GST देनी पड़ती है 18%। तो इसमें सी हो जाएगा 18% हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है GST परिषद में कितने सदस्य हैं। तो GST परिषद के सदस्यों की संख्या है 33 हो जाएगा इसमें आंसर, तो 33 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुसंधान का पहला चरण क्या है। तो अनुसंधान का पहला चरण है एक समस्या का चयन करना, समस्या ढूंढना, समस्या की पहचान करना या कोई समस्या खोजना। तो अनुसंधान का पहला चरण होता है, पहले तो समस्या ढूंढी जाती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा समस्या का ढूंढना। तो समस्या ढूंढना हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं। तो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाएंगे, तो बाल अधिकार कहलाते हैं। चूँकि 18 वर्ष से कम आयु है उसकी, तो वो कहलाएंगे बाल अधिकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी। तो सूक्ष्म सिंचाई जो योजना थी वो शुरू की गई थी जनवरी 2006 में। तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 2006। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोशल मीडिया पर TBT का क्या अर्थ है। सोशल मीडिया पर जो है TBT का क्या अर्थ है। तो देखिए सोशल मीडिया पर TBT का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे थ्रो बैक थर्सडे हो जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा 127 का सी हो जाएगा। अगला कह रहा है 128 नंबर कह रहा है CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, तो इसका हो जाएगा जीन का संपादन करना। तो जीन को संपादित करना ये इसका मेन जो है उपयोग है जो किया जाता है। ये कह रहा है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का जो विषय है, जो थीम है, वो हो जाएगा भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। ए आंसर हो जाएगा, तो 129 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 130 नंबर कह रहा है पूर्व परीक्षण या पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो देखिए इसका मुख्य लक्ष्य है परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए, यानी बी आंसर हो जाएगा भाई इसका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। तो इसी को कहते हैं साइबर क्राइम या साइबर धमकी भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा साइबर धमकी, ठीक है। आगे आइए, कह रहा है भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की क्या भूमिका है। तो देखिए अब AI के माध्यम से ही नई नई चीज़ें की जा रही हैं। तो इसमें हो जाएगा यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 132 का बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 133 नंबर कह रहा है भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण क्या था। तो देखिए महात्मा गांधी का पहला सफल उदाहरण था वो था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में उन्होंने किया था और ये सफल रहा था। तो चंपारण के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने इनको आमंत्रित किया था और गांधी जी चंपारण गए और इनके नेतृत्व में यह आंदोलन सफल रहा। और इसी सफलता के कारण जो है रवींद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी।
और यदि क्वेश्चन आ जाए इसका विरोध किसने किया था चंपारण सत्याग्रह का, तो एन.जी. रंगा ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। जबकि खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन आ जाए तो ये भी गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। तो खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण ये गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुए थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन। तो आपको पता है कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने नारा दिया था, डू आर डाई, करो या मरो का। ठीक है। और 9 अगस्त 1942 से शुरू हो गया था, लेकिन रात 12 बजे एक ऑपरेशन चला था 0 आवर, जिसके तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और गांधी जी, उनकी पत्नी, उनके निजी सचिव महादेव देसाई को जो है नज़रबंद कर दिया गया था आगा का पैलेस में। ठीक है। और जलियांवाला बाग आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जिसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता है। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, जबकि 1928 में भारत आया था। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू हुआ? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, 23 मार्च 1942 को आया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। आगे आइए, 135 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो ये भी हमने उस दिन पढ़ाया भी था आपको, और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 में है। तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा यहाँ पे जो है। ठीक है। कि नए राज्यों के गठन, उनके क्षेत्रों या उनके सीमाओं या नामों का परिवर्तन जो है कौलिक अनुच्छेद 3 में है। और ये जो है साधारण जो है बहुमत द्वारा जो है इनको पास कर दिया जाता है। ठीक है। संसद में लाया जाता है और 50% से एक अधिक यदि सदस्य इसका समर्थन करते हैं तो किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, सीमाओं का परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 136 नंबर, रबी की फसलें तो सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। हाँ, जैसे आपकी गेहूं की फसल रबी की फसल है। और गर्मियों में अप्रैल से कब तक काट ली जाती हैं? तो देखो, अब इसमें कह रहा है अक्टूबर से दिसंबर, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक बोई जाती हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे याद रखिएगा, अप्रैल, मई, जून। तो यहाँ पे मई या जून, तो आंसर क्या होगा? मई भी दिए, जून भी दिए। तो 3 वर्ष के हिसाब से करेंगे तो कह सकते हैं अप्रैल, मई, जून, यानी गेहूं की फसलें जो है जून में काट ली जाती। तो हमारे हिसाब से तो जून होना चाहिए, अप्रैल से जून। चूँकि अक्टूबर से दिसंबर वहाँ 3 महीने दे रहा है, तो इधर भी होना चाहिए अप्रैल से जून तक। और लगभग जून में ही जो है आपको पता है कि आजकल जो है जून में ही जो है गेहूं की फसलें काटी जाती हैं। तो हमारे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए जून, या फिर मई हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आंसर सही होगा जून, क्योंकि 3-3 महीने का अंतर है। तो अप्रैल से जून कर देंगे। ठीक है। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी कमांडो, आपने नाम सुने होंगे। तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, यानी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? देखो, पवन ऊर्जा के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक इस समय है चाइना। तो आपका हो जाएगा डी, चाइना हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति हैं इस समय श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये हो जाएंगे जगदीप धनखड़ जी। ठीक है। इसके पहले वेंकैया नायडू जी थे,
अब हैं जगदीप धनखड़, तो 140 का हो जाएगा जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। ठीक है। अगला कह रहा है कि 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा, देखिए आंसर हो जाएगा 141 का असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 141 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा किस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? मतलब किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? यानी जब कोई यहाँ से बाहर जाता है, बाहर से आता है, मतलब किसी दूसरे देश को जो लोग जाते हैं और किसी दूसरे देश के लोग यहाँ आते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो प्रवासी कहते, नहीं कहते प्रवासी भारतीय अमेरिका में निवास कर रहे हैं या इस देश में निवास कर रहे हैं, तो वो प्रवास कहलाता है। यानी आने जाने को क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है। चूँकि मृत्यु दर, जन्म दर, विकास दर नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा? प्रवास। तो जो आते हैं यहाँ भारत में और यहाँ से जो विदेश में जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रवासी भारतीय कहते हैं। तो प्रवास हो जाएगा यहाँ पे, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, बाकी तो सरल था क्वेश्चन। आगे आइए, कह रहा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो देखिए यहाँ पे अलीगढ़ आंदोलन नहीं पूछा गया है। यदि आता अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब की गई, तो आंसर हो जाता 1875, सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। अब यहाँ पे कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना यानी एएमयू की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो है, चूँकि 1917 में सैडलर आयोग आया था, उसी की सिफारिश पर कई जो है जो कॉलेज थे उनको जो है विश्वविद्यालय में तब्दील किया गया था, और उसी में था ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम दिया गया था। और ये घटना घटित हुई 1920 में। तो देखो विश्वविद्यालय पूछा गया है भाई यहाँ, तो इसलिए गलत मत करिएगा, या गलत तो नहीं किया आप लोगों ने जो समझ गए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत थी। यदि अलीगढ़ आंदोलन होता तो 1875 होता। यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष पूछा गया है, तो हो जाएगा 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, जो इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज पहले नाम था। ठीक है, और 1920 में क्या बना? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना था क्वेश्चन में, नहीं तो आप लोग समझते हैं कि अलीगढ़ है तो 1875 लोग समझ जाते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन है। मुस्लिम विद्यालय पूछा गया, विश्वविद्यालय एएमयू की बात की गई, तो 1920 हो जाएगा भैया है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो देखो हिंदी और संस्कृत की बात की गई, और आपको पता है हिंदी और संस्कृत के लिए कौन सा है? बनारस आपका। और बनारस में आपने वहाँ का जो है विश्वविद्यालय नाम सुना होगा, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी, जिसका पहले नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिसकी स्थापना की थी श्रीमती एनी बेसेंट में, और बाद में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से ये क्या बना था? BHU बना था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिए, कह रहा है कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री, वो भी किस लिए? कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन को दिया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, 1998 में। तो सरल क्वेश्चन है, तो अमर्त्य सेन हो जाएंगे इसके आंसर। आगे आइए, कह रहा है जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? तो जेन आयर जो है पुस्तक जिस लेखक की है उनका नाम है शार्लोन ब्रांटे की है। ये भाई है, थोड़ा कठिन है ज़रूर, लेकिन शार्लोन ब्रांटे की है ये जेन आयर जो पुस्तक है वो लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच है। तो किस पर आधारित संचार मंच है? तो ट्विटर में क्या भेजते हैं आप लोग? SMS करते हैं ना, तो इसका हो जाएगा SMS। ठीक है, पे 148 नंबर देखिए, कह रहा है भारत में लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो आपको पता है लिपुलेख दर्रा जो है आपका उत्तराखंड में, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सब कहाँ पे हैं?
उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के साथ जो है सीमा साझा करता है वो देश है चाइना यानी चीन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चीन भाई है। तो 148 का ए हो जाएगा चीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा जो है उपयोग की जाती है या उपयोग किया जाता है। तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम है वान भाई है। तो वान हो जाएगा, चूँकि युआन तो चाइना की है, एन जापान की है, तो इसलिए यहाँ पे वान होना चाहिए। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 149 का ए वान हो जाएगा। ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डैश है आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो उसे कहते हैं मालवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवेयर। तो देखिए आज के ये जीएस के क्वेश्चन थे, 38 क्वेश्चन थे जिनकी अभी हमने चर्चा की है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।